वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 10 लगाते हैं जो क्राउन बुक से ली गई है। सेट नंबर 1 से 9 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग सीडीपीओ या बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग को भी सेट ज़रूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन ए। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, जो कि यह कथन गलत दिया गया है। गोमतेश्वर या बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती राजा प्रद्योत को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। तो दोस्तों वह नाम है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रियदर्शी, प्रियदर्शी तथा राजा नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह कौन थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था और इस झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो दोस्तों हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो दोस्तों गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी
उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो दोस्तों खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो दोस्तों जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। अगला प्रश्न देखते हैं। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों तबकात-ए-नासरी का लेखक था मिन्हाज-उस-सिराज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान थे। तो दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान थे, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो दोस्तों सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो दोस्तों शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे। 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी एवं जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो दोस्तों हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रसिद्ध शिक्षाविद हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल तथा लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों, बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? तो दोस्तों, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे? तो दोस्तों, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के वह नेता थे महात्मा गांधी, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे। नेहरू के घोषणा के बाद 29 जुलाई 1946 को लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकृति कर दिया। 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, किंतु लीग अपना पृथक संविधान चाहती रही। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार गठित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
भारतीय श्रोता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय श्रोता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो दोस्तों पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो दोस्तों जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह दर्रा जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इन चारों ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई है दोस्तों 3528 मीटर और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई है दोस्तों 3978 मीटर और नाथुला दर्रा की ऊंचाई है दोस्तों 4310 मीटर और खेवर दर्रा की ऊंचाई है 1070 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो दोस्तों वह जल प्रबंधन युक्ति है वर्षा के जल का संचयन। वर्षा के जल का संचयन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। जल प्रबंधन की विविध युक्तियों में से वर्षा जल संचयन सर्वाधिक प्रभावशाली व किफ़ायती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जल प्रबंधन के क्षेत्र में सामूहिक भागीदारी व जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। इस युक्ति से कम खर्च में जल का संचय संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो दोस्तों भारत में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दोस्तों मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है?
तो दोस्तों भारत का वह राज्य है गुजरात, जहाँ की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों नेपाल नगर का संबंध है अखबारी उद्योग से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित नेपाल नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलेटरी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो दोस्तों इन सभी का संबंध है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजशीर घाटी अवस्थित है? तो दोस्तों पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे देश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है जलवाष्प निचले वायुमंडल के अति परिवर्ती गैस है। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती है, जिस कारण यहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है, परंतु अधिकतम तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्र पर न होकर कर्क तथा मकर रेखाओं के पास होता है। अगला कथन है शीतकटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवा मुक्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन बी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में आया ताउते तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो दोस्तों ताउते तूफान का नामकरण किया था म्यांमार ने। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान ताउते का नाम म्यांमार ने रखा था। इसका अर्थ होता है शोर मचाने वाली छिपकली। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 55 का आंसर होगा
ऑप्शन डी। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 60 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, जो कि गलत दिया गया है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की माप की जाती है प्रकाश वर्ष से। बाकी सभी सही दिए गए हैं। नॉट जहाज के चाल की माप होती है और नॉटिकल मील से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, जो कि गलत दिया गया है। सिस्मोमीटर से हम दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मैनोमीटर दाब की, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम से हृदय गति का पता चलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 को आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर वीडियो के कमेंट में बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से और ऑप्शन देख लीजिए चारों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? तो दोस्तों प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल पर, यानी कि रेटिना पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों फ्यूज के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह है? तो दोस्तों यह है अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्था। डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह अमेरिका का एक शैक्षणिक संस्था का डोमेन नेम है। .edu का अर्थ एडुकेशन तथा .us का अर्थ अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनो प्लग संबंधित है।
तो दोस्तों नैनो पलक संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो दोस्तों एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट और इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए तथा फसलों की सिंचाई के लिए। कठोर जल इन चारों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों व्यंजक चूर्ण के लिए जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है, बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है तथा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से कैलोरी निष्कासित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद बताना है आपको। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले होगा केवलर, इसके बाद फ्लोरीन और फिर ग्रेफिन और लास्ट में ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, ए का मिलान 3 से हो जाएगा और बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सी का मिलान होगा दोस्तों 1 से। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और डी का मिलान होगा दोस्तों 2 से। ब्यूटायरिक अम्ल जो कि दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, पारस्यीकरण चाय, जो कि गलत दिया गया है। पारस्यीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध को हानिकारक जीवविहीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो दोस्तों मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का और सूक्ष्म बर्फ का।
अगला प्रश्न देखते हैं, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 28। अगला प्रश्न देखते हैं, लार नीम में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो दोस्तों यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकोसिस एक है? तो दोस्तों सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधी बीमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटकाउ रोग का कारक क्या है? तो दोस्तों मेटकाउ रोग का कारक है परायांश। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बायोडीजल बनाने में रतनजोत का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो दोस्तों भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। इस समय देश में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पद स्थापित थे। इसमें भूमि अधिग्रहण के अधिनियम हैं जिनको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों एक नया राज्य बनाने में साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है?
तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का प्रमुख कार्य विधान बनाना है तथा इन विधानों को कार्यपालिका द्वारा लागू व कार्यरूप दिया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो दोस्तों व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान का अनुरोध के रूप में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो दोस्तों सरकारिया आयोग गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 24 मार्च 1983 को गठित सरकारिया आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे तथा इसके 2 अन्य सदस्य शिवरामन तथा एसआर सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया है। तो दोस्तों न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया है संसद के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों यह निर्भर करेगी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्थान से मदद लेनी पड़ेगी? तो दोस्तों उसे मदद लेनी होगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है वह शब्द है ब्लू चिप। देश की मौद्रिक नीति बनाते समय ब्लू चिप का काम नहीं होता है। ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो कि हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो दोस्तों देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मोटर वाहनों के दायरे और ट्यूबों के लिए अनिवार्य मानक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों भारत में मोटर वाहनों के टायर और ट्यूबों के लिए अनिवार्य मानक चिन्ह है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था दोस्तों 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों तथा सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वह हेल्पलाइन नंबर है 139। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं,
द फादर में एक प्रमुख भूमिका के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों द फादर में एक प्रमुख भूमिका के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है एंथोनी हॉपकिंस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो दोस्तों कामी रीता का संबंध है नेपाल देश से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा किया है? तो दोस्तों वह भारतीय अर्थशास्त्री का नाम है अमर्त्य सेन, जिसे स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो दोस्तों पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो दोस्तों फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब रमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्तकर्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 वार्ड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह मुख्यमंत्री का नाम है वीरभद्र सिंह, जिनका कि 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो दोस्तों वह भारतीय महिला शटलर का नाम है पीवी सिंधु, जिसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो दोस्तों वह भारतीय पहलवान का नाम है रवि कुमार दहिया, जिसने कि टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने अल महद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों भारत और सऊदी अरब ने अल महद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीसीएस कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है?
तो दोस्तों TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों बिहार का जहानाबाद जिला 100% बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? तो दोस्तों वन अरेंज मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरा लगाने के मामले में दिल्ली शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2028 के ओलंपिक के लिए किस शहर को मेजबानी मिली है? तो दोस्तों 2028 के ओलंपिक के लिए लॉस एंजिल्स शहर को मेजबानी मिली है। 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर को मिली है और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में लौह पाइराइट कारखाना स्थित है अमझोर में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है? तो दोस्तों जो गलत दिया गया है वह है ऑप्शन सी सोन नदी हाजीपुर, जो कि गलत दिया गया है। हाजीपुर शहर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। गया जो कि फल्गु नदी पर है, छपरा सरयू नदी पर और पटना गंगा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं आर्टिकल 360 में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है चक्र ऐप। चक्र ऐप एक मोबाइल ऐप है जहां एक क्लिक पर अपराधियों की पूरी कुंडली मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। जापाड 2021 नाम बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों जापाड 2021 नाम बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एशिया देश में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड 2021 में भाग ले रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है अजीलुल्लाह फजली को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत और रूस देश ने 20 अगस्त 2021 को
AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो दोस्तों, पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार का सबसे समृद्ध जिला है पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों, वह क्षेत्र है परिवहन संबंधी सेवाएं। बिहार में 2019-20 के मध्य परिवहन संबंधी सेवाएं में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना था? तो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय था 1,43,613 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2021-22 के मौके पर बिहार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार ने कुल 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, बिहार का किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो दोस्तों, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले में हैं मधुबनी तथा दरभंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हावड़ा से मुगलसराय के बीच 1860 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? तो दोस्तों, द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है ओजोन को। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत की अवनी लेखिरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत की अवनी लेखिरा ने निशानेबाजी खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों, जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो है ऑप्शन सी, श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा, जो कि गलत दिया गया है। श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी जो कि एक भारतीय हिंदू गुरु हैं और पेजावर अधोजजा मठ उडुपी के पूर्व स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी ने पूर्ण गुरु विद्यापीठ की स्थापना बंगलुरु में की थी। बाकी सभी सही दिए गए हैं। श्री छुन्नू लाल मिश्र कला से संबंधित हैं। सर अनिरुद्ध जुगनौथ GCSK जो कि सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें ए, बी तथा सी तीनों सही हो जाएगा। तालिबान विचारधारा अनुसरण करती है देवबंदी इस्लामवाद का, पश्तूनवाली का तथा शरिया इस्लामिक का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बन गए हैं। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग में 1.65 करोड़ रुपये में खरीदा है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। थैंक यू।